हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के 101 चुनिंदा प्रश्न। 100 प्रश्न तो आपने हमेशा देखा होगा। आज हम एक क्वेश्चन और आपके लिए देता हूँ। 101 बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट महेश कुमार वंडवाल सर की जो एनसीईआरटी कवर बुक की गई है वो मैंने 100 क्वेश्चंस कराया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन उसमें डिमांड थी कि और भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के कराए जाएं, तो मैं लेकर आया हूँ 101 चुनिंदा प्रश्न और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक और पार्ट लाऊं ताकि इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े ना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन दोनों प्रश्न का आंसर आप खुद से कोशिश करें नीचे कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। हमारी हैंडराइटिंग नोट्स आपको, स्टडी मटेरियल जो भी है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको ये हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑनलाइन स्टडी जोन। और जब डाउनलोड हो जाए लॉगिन वगैरह करके आप इस तरह के इंटरफेस देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का सही ह्रासवान क्रम क्या होगा। यानी सबसे पहले वो रखना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जीडीपी देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र यानी जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जीडीपी मिलता है। और उसी तरह से उसके बाद द्वितीय सेक्टर आता है और उसके बाद प्रथम सेक्टर यानी फर्स्ट सेक्टर। तो तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रति व्यक्ति आय की धीमी समृद्धि के मुख्य कारण है। प्रति व्यक्ति आय के, भारत के जो प्रति व्यक्ति आय उसमें धीमी समृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण हो जाता है पूंजी निर्माण की उच्च दर, वित्तीय घाटे का उच्चतम स्तर और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। ये तीनों के तीनों कारण बनते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। 1 2 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस ऑप्शन ए, जो कि गठन हुआ था 1949 में। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू जो दर है का विचार किसने दिया था। हिंदू दर का विचार किसने दिया था। ऑप्शन बी, राजकृष्ण। ठीक है, राजकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो मैंने आज मॉर्निंग में ही आपको एक वीडियो दिया जिसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया, याद करा। और अब नहीं लगता कि आप इसमें कभी गलती करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे संपत्ति कर जो कि आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। लेकिन बिक्री, उत्पाद, सीमा, मनोरंजन, सेवा, ये सब अप्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटी जाती। बताइए कि कौन, कहाँ से जो प्राप्त आय होता है उसको राज्यों में नहीं बांटा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निगम कर से जो प्राप्त आय होता है उसे राज्यों में नहीं बांटा जाता। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होता है। दोनों कीमतों पर होता है। भारत सरकार की सबसे अधिक आय मिलती है। भारत सरकार को सबसे अधिक आय कहाँ से मिलती है, तो ये उत्पाद कर से। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। और उत्पाद कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष के साथ, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा लगने वाला कर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में भी आपने देखा ही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट आता है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। वह सर्वप्रथम किसके द्वारा निश्चित किया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो परिकल्पना की गई थी वो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो वीएनआर राव जो थे उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत क्या है, तो ध्यान देना है, मुख्य जो स्रोत है वो हो जाता है सेवा क्षेत्र, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा जीडीपी मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, तो ध्यान दीजिएगा, बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र से होता है। यहाँ पे हमारा डी बनेगा सही आंसर।
सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना, ऑप्शन बी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पादन है एनएनपी कहते हैं, बराबर होता है किसके? तो ये बराबर होता है जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास, ऑप्शन सी, जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से, ऑप्शन बी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना कौन सा है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना माना जाता है प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन डी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा? तो मतलब क्वेश्चंस वही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया गया था, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक है, ऑप्शन डी। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, यहाँ पे डी हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे होगा? तो राजकृष्ण हमने ऊपर में ही देखा था, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर में बता दिया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर क्या है। हाल के वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान करने वाला कौन सा है? तो सबसे अधिक योगदान होता है थर्ड सेक्टर से, और थर्ड सेक्टर आता है हमारा परिवहन, व्यापार एवं संचार क्षेत्र, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो ध्यान देना है, खुले बाजार की जो नीति है इसका सही संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, साख नीति, ठीक है, साख नीति। स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन जो फ्लेशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है स्टैगफ्लेशन, क्या होता है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो होती है उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। यदि सीमांत औसत लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा? यदि सीमांत औसत लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? तो एक सरल रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के हैं, 11-12 के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रित रहता है, वो है आपका सरकार का। किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का नियंत्रण रहता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत उद्योग, ऑप्शन सी। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो यहाँ पे देखिए तीनों साधन है, भूमि, उद्यम और पूंजी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है ये? माइक्रोज जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा का शब्द। सबसे पहले माइक्रो जो शब्द दिया गया था, प्रयोग करने वाले कौन थे? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो रेगनर फिक्स। और रेगनर फिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था इन्हीं को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है? दोनों का सहअस्तित्व होता है। तो ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था और भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? देखिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज सिर्फ अलग है लेकिन मतलब आपका वही है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर सही होगा। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं तो हमेशा रहने वाला संसाधन ही होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है, ठीक है, संसाधन सीमित होता है। नेक्स्ट है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे तो सही होगा पीगू। पीगू सही होगा जो कि कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। उपयोगिता का संबंध होता है,
उपयोगिता का संबंध होता है। तो राइट आंसर देखिए, लाभदायकता से, नैतिकता से और मानव आवश्यकता की पूर्ति से। तो यहाँ पे सही होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आता है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, कैसे कर सकते हैं? उपयोगिता की माप हम यहाँ पे मुद्रा के द्वारा करते हैं, मुद्रा के द्वारा, ऑप्शन ए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान देना है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक जो थे, वो सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन हमारा ए, गोसन। ठीक है, गोसन। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परिवर्तन। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं, कीमत आय जो है ये भी करता है, परिवर्तन भी करता है, और उपभोक्ता की रुचि, ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित क्रांति कौन सी थी? कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित क्रांति कौन सी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा, ए और बी दोनों, रूस की क्रांति और चीन की क्रांति, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे क्लासिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? क्लासिक अर्थशास्त्र का जनक किसको मानते हैं? तो ध्यान देना, क्लासिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं एडम स्मिथ, जिनको क्लासिक अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र संबंधित है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र संबंधित है। तो आय का वृत्ताकार प्रवाह, आय का वृत्ताकार प्रवाह, ऑप्शन डी। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बृहद अर्थशास्त्र का। बृहद अर्थशास्त्र का आय और रोजगार सिद्धांत दूसरा नाम है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? और ये एकदम विव्यय प्रश्न है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यायधारिता पर आधारित है, ऑप्शन सी, न्यास। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत एक विकासशील है, तो ऑप्शन बी, विकासशील। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कराया था ना, प्रति व्यक्ति वास्तविक है, ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? किसी देश की बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि वो देश किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बंद है। आयात निर्यात बंद, दोनों बंद होता है, ऑप्शन डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि 47 का राइट आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगला, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है? ये किसका कथन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है? ये जो कथन है वो हम जानते हैं प्रोफेसर लर्नर्स। ठीक है, प्रोफेसर लर्नर्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था, यह कथन किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था, यह कथन किसका है? तो ध्यान देना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था, यह कथन जो है हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्रोफेसर हेंसन। ठीक है, प्रोफेसर हेंसन की है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली स्वतः संचालित होती है? कौन सी आर्थिक प्रणाली जो है वो स्वतः संचालित होती है? तो राइट आंसर गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बनता है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र निर्धनता का मूल कारण है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया गया था प्रोफेसर हॉर्समैन के द्वारा, ऑप्शन डी, प्रोफेसर हॉर्समैन के द्वारा। एक आर्थिक व्यवस्था जो निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर के बनाई जाती है क्या कहलाता है? देखिए, ये भी आपका वही लैंग्वेज है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, जिसे खुला बाजार कार्यवाही के रूप में कह सकते हैं।
टपकन सिद्धांत निम्न में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? आय वितरण। ठीक है, आय वितरण ऑप्शन बी। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। अगला है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्शल। ठीक है, मार्शल। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? आय प्रणाली ऑप्शन बी होगा, आय प्रणाली। नेक्स्ट आता है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मांग लोच की मापने के लिए प्रतिशत या फिर अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शल ने किया था, मार्शल। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गोसेन ने, गोसेन ऑप्शन सी। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मूल प्रतिपादक कौन थे? सीमांत उपयोगिता ह्रास के मूल प्रतिपादक माने जाते हैं गोसन, ऑप्शन ए, गोसन। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो यहाँ पे कृषि। ठीक है, कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1901 में, 1901 ऑप्शन सी। श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नौरोजी व सिराज ने, ऑप्शन सी होगा, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन है। मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स। ठीक है, बी। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और पार्ट मैं लाऊंगा जिसमें और भी इम्पॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम रखेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था? 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, वो हमारा राउरकेला स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1999, 1999। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्र सरकार का कर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा, देखिए भू राजस्व जो है वो राज्य सरकार का कर है, राज्य सरकार के द्वारा लगने वाला कर है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। अगला हमारा आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम यहाँ पे कृषि एवं खनन को रख सकते हैं, कृषि एवं खनन। अगला प्रश्न, 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, चयनित मुद्राओं के संबंध में। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की जो सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर आधारित है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, यानी सही होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः
ऑप्शन ए होगा अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण ऑप्शन ए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये बात किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन थे? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में। 1926 ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना पर मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक संभावना की जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला है कि भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में जाना जाता है। तो वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया जो कदम था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। यानी यहाँ पे सही होगा 1, 2, 3 सभी के सभी। भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियाँ प्रदान की है। पूंजी बाजार में घोटाले को की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियाँ प्रदान की हैं सेबी को। ऑप्शन ए, सेबी को। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाता है? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे होगा रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। जब रिजर्व बैंक इन्हें देता है तो कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अगला आता है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। ऑप्शन डी। मौद्रिक मूल्य को कौन तैयार करता है? तो आरबीआई तैयार करता है, लागू भी करता है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है। यह कथन किसका है? ये कथन भारतीय योजना आयोग का था। भारतीय योजना आयोग का था। अगला है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई। वर्तमान में केंद्रीय संगठन का नाम बदल करके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया और इसका मुख्यालय कोलकाता में। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका एक नवोत्पाद है? तो यहाँ पे सही होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 79 तक चला था। सॉरी, 74 से 78 तक चला था, 79 तक तो रखा गया था लेकिन 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया। संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो विद्यमान संस्थाओं को बदलना या फिर नई शक्तियों का सृजन करना। यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सभी को जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे सी होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो सही होगा जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। प्रतिकूल संतुलन भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात की मात्रा निर्यात से ज़्यादा होने लगे।
अगला है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश था भारत। ऑप्शन ए। हमारे नियोजन के समाजवादी आदर्श का उद्देश्य परिलक्षित होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन स्तर बिंदु। भारत के आर्थिक विकास को विलंबित करने वाले कारकों की पहचान करें। भारत के आर्थिक विकास को विलंबित करने वाले कारकों की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे होगा हमारा ब्रिटेन का लंबा शासन, पूंजी की कमी, समाज का पश्चिमी रवैया, इससे तो कह नहीं सकते लेकिन जाति व्यवस्था ये है, यानी 1, 2, 4 करेक्ट होगा, 1, 2, 4। अगला है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तन स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 66 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जो कि ये बिल्कुल सही है, तीनों यहाँ पे चली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, ये भी सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, 1 और 2 सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में करा ही दिया, तो आप लोग बताइए कि सही आंसर क्या होगा। 99 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है, तो प्रतियोगिता की स्थिति, ऑप्शन बी। चलिए आज की इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 101 प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, P.A. सैमुअल्सन। ठीक है, P.A. सैमुअल्सन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 101 क्वेश्चंस आपके सामने रखा, जो कि बहुत ही अच्छे वाले प्रश्न थे। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया था मोस्टली क्वेश्चंस आपके NCERT से थे, 11th-12th के खास करके। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ और अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स ज़रूर करें, और भी कोई टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एक और पार्ट लाने की कोशिश करूंगा ताकि और भी जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी कवर हो जाए। उसके बाद मैं मास्टर वीडियो आपको दे दूंगा, जहाँ जितने भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस कराए गए उन सभी का मास्टर वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।